नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जिसने भारत की कहानी ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की। ये सिर्फ एक शाही समारोह नहीं था, बल्कि एक पूरे साम्राज्य की, एक नई सोच की बुनियाद थी। तारीख थी 6 जून 1674। रायगढ़ के किले पे कुछ ऐसा होने वाला था जो दक्कन की सियासत को हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत थी। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है ना? एक ऐसा योद्धा जिसने सालों तक सल्तनतों को टक्कर दी, उसे भला एक रस्म करके खुद को राजा साबित करने की क्या जरूरत थी? जवाब छिपा है राजनीति और समाज की उन परतों में, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसी चुनौती को जरा और करीब से देखते हैं। शिवाजी महाराज के सामने सबसे बड़ा काम था अपनी जीती हुई जमीन पर अपना कानूनी हक जताना। सोचकर देखिए, 30 साल तक लगातार लड़ने और जीतने के बाद भी दिल्ली और बीजापुर की सल्तनतें उन्हें एक राजा मानने को तैयार नहीं थीं। उनकी नज़र में वो बस एक बागी सरदार के बेटे थे। उनकी हर जीत को एक विद्रोह कहा जाता था, एक आज़ाद राज्य की स्थापना नहीं। तो समझ रहे हैं, राज्याभिषेक सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूव था। इससे उनकी जीती हुई जमीन को कानूनी मान्यता मिलती। जो मराठा सरदार अलग अलग थे, वो सब एक झंडे के नीचे आ जाते। और हाँ, अपनी प्रजा से टैक्स वसूलने का उन्हें एक मजबूत कानूनी अधिकार मिल जाता। और सबसे बढ़कर ये ऐलान था एक संप्रभु हिंदवी स्वराज्य का। अब इतने बड़े समारोह को पूरा करने के लिए और समाज की एक बहुत बड़ी रुकावट को पार करने के लिए काशी से एक बहुत ही खास विद्वान को बुलाया गया। ये थे गागा भट्ट। इन्हें वेदो नारायण भी कहा जाता था, मतलब वेदों के नारायण। वो उस दौर के काशी के सबसे माने हुए विद्वानों में से एक थे। उनका इस समारोह में होना ही अपने आप में इसे पूरे भारत में एक पहचान और सम्मान दिला रहा था। लेकिन यहीं पर एक पेंच था। उस दौर के नियमों के हिसाब से राज्याभिषेक सिर्फ एक क्षत्रिय का ही हो सकता था। इस मुश्किल का हल निकाला गागा भट्ट ने। उन्होंने एक वंशावली तैयार की जो शिवाजी महाराज के वंश को मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों से जोड़ती थी। हालांकि ये भी सच है कि कई इतिहासकार मानते हैं कि ये उस वक्त की एक राजनीतिक जरूरत थी, और इस दावे पर आज भी बहस होती है। चलिए अब सीधे चलते हैं रायगढ़ के उस किले में और देखते हैं कि वो समारोह कितना भव्य था। और अच्छी बात यह है कि हमारे पास एक चश्मदीद गवाह का ब्यौरा है, ब्रिटिश दूत हेनरी ऑक्सीडेन, जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और लिखा। ये समारोह कई दिनों तक चला। 29 मई को तुलादान जैसी बड़ी रस्म हुई। फिर आया वो बड़ा दिन, 6 जून, जिस दिन मुख्य राज्याभिषेक हुआ। लेकिन इस जश्न के माहौल में एक दुखद घटना भी हुई। समारोह के सिर्फ 12 दिन बाद 18 जून को राजमाता जीजाबाई का देहांत हो गया। तुलादान क्या था? जरा सोचिए, एक बड़े से तराजू के एक पलड़े में राजा और दूसरे पलड़े में सोना, चांदी और कीमती सामान, और जब पलड़े बराबर हो जाएं तो वो सारा धन गरीबों और विद्वानों में बांट दिया जाता था। ये सिर्फ दान नहीं था, ये राजा की अपनी प्रजा के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक था। एक पल के लिए यहाँ रुकते हैं। हेनरी ऑक्सीडेन लिखता है 16,000 सोने की मोहरें। अंदाजा लगाइए कि वो कितनी बड़ी रकम होगी उस जमाने में। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये दुनिया को शिवाजी महाराज की ताकत और उनके नए राज्य की अमीरी दिखाने का एक तरीका भी था। राज्याभिषेक का जो सबसे मुख्य हिस्सा था वो था अभिषेक। भारत की 7 पवित्र नदियों का जल एक सोने के कलश से धीरे धीरे शिवाजी महाराज के सिर पर डाला जा रहा था, और दूसरी तरफ गागा भट्ट वेदों के मंत्र पढ़ रहे थे। ये एक तरह से ईश्वरीय मंजूरी थी जो राजा को मिल रही थी। और वो सिंहासन, ऑक्सीडेन की बातें सुन के लगता है जैसे हम खुद उस दरबार में पहुंच गए हैं। सोने की मछलियां, घोड़ों की पूंछ, ये सब शाही निशानियां थीं। ये इस बात का खुला ऐलान था कि मराठा राज अब किसी भी सल्तनत से कम नहीं है और इसका अपना एक राजा है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। क्या किसी को पता है कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक असल में एक नहीं बल्कि 2 बार हुआ था? सवाल तो यही है ना? जब पहला समारोह इतना शानदार और बड़ा था, तो फिर कुछ ही महीनों में दूसरे राज्याभिषेक की जरूरत क्यों आन पड़ी?
असल में हुआ ये कि पहले समारोह के फौरन बाद राजमाता जीजाबाई की मृत्यु हो गई और कुछ और भी अपशकुन हुए। तब निश्चलपुरी गोस्वामी नाम के एक तांत्रिक विद्वान ने कहा कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले समारोह में कुछ ग्रहों की दशा ठीक नहीं थी। तो इन अशुभ असर को दूर करने के लिए 24 सितंबर 1674 को दोबारा राज्याभिषेक हुआ। लेकिन इस बार तरीका बिल्कुल अलग था। ये वैदिक नहीं बल्कि तांत्रिक रीति रिवाजों से किया गया। पहला राज्याभिषेक दुनिया को वैधता दिखाने के लिए था और दूसरा उन अशुभ प्रभावों को शांत करने के लिए। ये दिखाता है कि शिवाजी महाराज अपने राज्य की भलाई के लिए कितने प्रैक्टिकल थे। तो इन सब समारोहों का नतीजा क्या निकला? ये सिर्फ दिखावा नहीं था, इसने मराठा साम्राज्य की एक ऐसी मजबूत नींव रखी जिसने आने वाले वक्त में इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। राज्याभिषेक के फौरन बाद शिवाजी महाराज ने छत्रपति की उपाधि ली। उन्होंने राज्याभिषेक शक नाम से अपना एक नया कैलेंडर शुरू किया, अपने नाम के सिक्के चलाए और सरकारी कामकाज से फारसी भाषा की जगह मराठी और संस्कृत को बढ़ावा दिया। ये सब एक आज़ाद और ताकतवर राज्य बनाने के कदम थे। और शायद सबसे बड़ा कदम था अष्टप्रधान मंडल का गठन। ये 8 मंत्रियों की एक काउंसिल थी, बिल्कुल आज की कैबिनेट की तरह। हर मंत्री का अपना एक डिपार्टमेंट था, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही मॉडर्न और बेहतरीन शासन व्यवस्था थी। तो कुल मिलाकर इस राज्याभिषेक ने क्या किया? इसने ताकतवर मुगल साम्राज्य के ठीक सामने दक्कन में एक आज़ाद और संप्रभु ताकत को खड़ा कर दिया। ये कोई बगावत नहीं थी, ये एक मुकाबले की सरकार थी जिसने भारत की सियासी नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक सिर्फ एक राजा की ताजपोशी थी या फिर ये मुगल सत्ता के सामने एक ऐसी चुनौती का ऐलान था जिसने आने वाली कई सदियों तक भारत के इतिहास को एक नई शक्ल दी? इसका जवाब आज भी इतिहास की किताबों में गूंज रहा है।